ओके। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वाली, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे मैडम हैं? इकराम कैसी हैं आप? अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। परसों और वेट कर रहे थे। मुश्तबा अगर आ जाए। मैंने वो आते हैं जब आप कहें तो शुरू करें। लाइव हो गया है सही हो गया। चले। ना। मैं स्क्रीन शेयर करूँ या आप कर लोगे? आप जैसा आपको सही आप लगे। आप माशाल्लाह अच्छा वो कर लेते। आप शेयर करो। डन है। यहाँ पे आप होस्ट हैं तो आप है ना, मुझे वो शेयरिंग राइट्स दे दीजिएगा। मैं भी सॉरी। सही। तो पिछली दफा तक हमने यहाँ तक देख लिया था, हमने सीडीएन और ये सब डिस्कस करा था। आज हम देखेंगे यूजर पोस्ट इंट्रोडक्शंस। सही हो गया। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि किसी भी पोस्ट में हार्मफुल कंटेंट्स हैं या नहीं है। सही हो गया। अब इसमें अभी हम जो देख रहे हैं वो मेटा डेटा देख रहे हैं। और यहाँ पर यूजर पोस्ट इंट्रोडक्शंस का एक टेबल है जिसके अंदर बताया गया है कि यूजर जो है वो खुद भी टैग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर रहे होंगे यूजर के लाइक्स कमेंट्स वगैरह को, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज टू नोटिस को ये है कि यूजर टैग कर सकता है कि दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस इज अ वायलेंट थिंग। सो इससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर आवर पोस्ट इज हार्मफुल और नॉट। इसके बाद आती है कहानी फीचर इंजीनियरिंग के पास। तो फीचर इंजीनियरिंग में क्या था, इसको डिस्कस करने से पहले इसने बताया कि देखिए हम मल्टीटास्क क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि हम एक ही मॉडल से हम मल्टीपल टास्क की आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं कि अगर ये वायलेंट है, इसके अंदर किस तरह का कंटेंट है। तो इसमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, यहाँ पर हमारे पास हम फीचर इंजीनियरिंग के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास टेक्सचुअल कंटेंट भी होता है, हमारे पास इमेज वीडियो भी होता है, हमारे पास यूजर रिएक्शंस भी होते हैं, हमारे पास ऑथर की भी इंफॉर्मेशन होती है कि किसने वो पोस्ट बनाई है, हमारे पास कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होती है, डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं आप उसे। सही। अब इसमें आते हैं टेक्सचुअल कंटेंट। तो द टेक्सचुअल कंटेंट ऑफ अ पोस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन वेदर पोस्ट इज हार्मफुल और नॉट। ठीक है, हमने यूट्यूब की वीडियो सर्च में देख लिया था कि जो टेक्स्ट का जो पहले स्टेप है आप नॉर्मलाइज करते हैं, आप टोकनाइज करते हैं। ठीक है, यानी कि वर्ड्स को आप क्या करते हैं, नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फैक्टराइजेशन कन्वर्ट द प्रीप्रोसेस्ड टेक्स्ट इनटू अ मीनिंगफुल फीचर वेक्टर। और फिर सिर्फ टोकन आपने उसे नंबर्स नहीं असाइन करने, आपने वेक्टराइजेशन में उसकी राइट ऑर्डरिंग भी करनी है कि कि वो एक मीनिंगफुल आपको एक एक आप ये कह सकते हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस के तौर पे आपको वो जो टेक्स्ट है वो क्या कहना चाह रहा है। लेट्स फोकस ऑन वेक्टराइजेशन सिंस इट इज यूनिक टू दिस चैप्टर। टू वेक्टराइज द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट अ फीचर वेक्टर, statistical or ML based methods can be used. Okay. Statistical methods such as POW or TF-IDF are easy to implement and fast to compute. However, they cannot encode the semantics of the text. हमने ये भी है ना देखा था कि देखें, जो TF-IDF या बैग ऑफ वर्ड्स है, ये दो अप्रोचेस हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, लेकिन ये सेमेंटिक्स को कोड नहीं कर सकते। सेमेंटिक्स क्या होते हैं? सेमेंटिक्स होते हैं कि आप किस तरह से कॉन्टेक्स्ट डेवलप हो रहा है, कि मीनिंग क्या है। सिर्फ आपको वर्ड की अरेंजमेंट ही नहीं समझनी होती, आपको वो वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं बिहाइंड द सीन्स ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है। Okay. For our systems, understanding the semantics of the textual content is important for determining harm. So we adopt the ML-based method. To convert text into a feature vector, we use a pre-trained transformer-based language model such as BERT. However, the BERT has original BERT has two issues. अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये क्या करना चाह रहे हैं, ये टेक्सचुअल कंटेंट की सिमेंटिक्स को भी इसलिए आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारी दफा क्या होता है कि यूज ऑफ लैंग्वेज में हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स कह रहे होते हैं जो कि अ, उनके लिटरल मीनिंग नहीं होते, बस हम उसे जस्ट ड्यू टू द यूज ऑफ लैंग्वेज कहना है, स्लैंग्स कहना है, हम उसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम मशीन लर्निंग बेस्ड मेथड्स को यूज करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर हम पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मर बेस्ड लैंग्वेज मॉडल वर्ड को यूज कर रहे हैं। अब
अब जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर्स कौन से होते हैं? जो अटेंशन बेस्ड होते हैं, यानी कि ये पुराने वाले पूरे वेक्टर को आइडेंटिफाई करके एक नया टोकन जनरेट करता है। फिर वो टोकन उस वेक्टर का पार्ट बन जाता है, तो पूरा वेक्टर दोबारा से आइटरेट होता है, उसके बाद एक नया टोकन जनरेट होता है। अच्छा, और चैट जीपीटी जीपीटी उसके पीछे भी यही ट्रांसफॉर्मर काम कर रहा है। फिर आते हैं, अब इसने क्या, ओरिजिनल बट में दो इश्यूज हैं, और वो इश्यूज क्या है? प्रोड्यूसिंग द टेक्स्ट एम्बेडिंग्स टेक अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द मॉडल, बिकॉज दिस इज अ स्लो प्रोसेस, यूजिंग इट फॉर ऑनलाइन प्रेडिक्शंस इज नॉट आइडियल। अब जैसे मैंने कहा कि एक पूरा वेक्टर होता है, उसमें उस वो पूरा वेक्टर सिर्फ एक नेक्स्ट टोकन को प्रेडिक्ट करेगा, उसके बाद वो टोकन भी उस वेक्टर पर बनेगा, फिर उस पर दोबारा से पूरी इटरेशन होगी, फिर एक नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्ट होगा। तो ये आइडियल नहीं है ऑनलाइन प्रिडिक्शन के केस में, क्योंकि उसमें ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा, और हमें रियल टाइम बेसिस पे ऑलमोस्ट प्रिडिक्शन चाहिए होती है, क्योंकि जितना टाइम डिले होगा उतना वो हेटफुल पोस्ट आगे शेयर होगी। अच्छा, BERT was trained on English only data. Thus, it does not produce meaningful embeddings for text in other languages. और दूसरा है उसकी ना लैंग्वेज लिमिटेशन, के वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर है, तो अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में पोस्ट करता है हेटफुल, हार्मफुल, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वर्ड से, क्योंकि वो उसे समझता नहीं है। अब आते हैं यहाँ पर, ये इसने कहा डिस्टिल एम बर्ड, अ मोर efficient variant of BERT addresses those two issues. If two sentences have the same meaning but are in two different languages, their embeddings are very similar. अच्छा, इसमें इसने कहा कि अगर दो जुमले हैं जो कि दो जिनके मीनिंग एक हैं, लेकिन वो दो अलग अलग जुबानों में है, तो उनकी एम्बेडिंग्स जो है वो बहुत सिमिलर बन सकती हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न मोर, अच्छा इसने आगे रेफरेंस दे दिया है। तो यहाँ पर हम इसलिए डिस्टिल को यूज कर रहे हैं, ताकि हम दो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अगर कन्वर्ट कर कर भी उनकी एम्बेडिंग्स बनाए, तो भी हमें ये पता हो कि वो एम्बेडिंग्स एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगी ड्यू टू दी सेमेंटिक्स। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इमेज और वीडियो के ऊपर। हमने अभी टेक्सचुअल कंटेंट को कवर करा है, अब हम आते हैं इमेज और वीडियो पर। तो यू कैन यूजुअली फाइंड आउट व्हाट अ पोस्ट इज अबाउट बाय लुकिंग एट द इमेज और वीडियो इन इट। Within it, the following two steps are commonly used to prepare unstructured data such as images or videos. इसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन में। सबसे पहले आप प्री प्रोसेस करते हैं, जिसमें आप वीडियो को या इमेज को डिकोड करते हैं, रिसाइज करते हैं एंड नॉर्मलाइज द डेटा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अम, आप एक रेंज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप आते हैं फिर फीचर एक्सट्रैक्शन के ऊपर। अब आपने न्यूमेरिकल वे में कन्वर्ट भी कर दिया उसको, डिकोड करके पिक्सेल्स को, लेट से आपने रिसाइज भी कर दिया, नॉर्मलाइज भी कर दिया। अब आप उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं? आफ्टर प्री प्रोसेसिंग वी यूज अ प्री ट्रेन मॉडल टू कन्वर्ट अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टू अ फीचर वेक्टर। दिस अलाउज अस टू रिप्रेजेंट एन इमेज और वीडियो बाय अ फीचर वेक्टर। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद क्या है? फॉर इमेज, अ प्री ट्रेन इमेज मॉडल सच एज क्लिप्स, विजुअल एनकोडर और सिम सीएलआर आर वायबल ऑप्शंस। फॉर वीडियोस, प्री ट्रेन मॉडल्स लाइक वीडियो मोको माइट वर्क वेल। तो आप क्या करते हैं? आप प्री ट्रेन मॉडल्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट फीचर वेक्टर्स ऑफ आइदर इमेज और वीडियो, और देन यूजर रिएक्शंस टू द पोस्ट। अब हमने दो चेक कर लिए, इसके बाद यूजर रिएक्शंस। तो यूजर रिएक्शंस टू द पोस्ट क्या है? इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिटरमिन वेदर अ पोस्ट इज हार्मफुल बेस्ड ऑन यूजर रिएक्शंस, especially when the content is ambiguous, as shown in figure 5.13 with more comments. It becomes increasingly evident the post contains content related to self harm. इसमें ये कि आप एक तरह से यूजर के कमेंट्स के ऊपर आप आइटरेट करते हैं, और आप चेक करते हैं कि यूजर कमेंट्स के पीछे सिमेंटिक्स क्या है। और ऑफन टाइम्स ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर आपका मशीन लर्निंग मॉडल नहीं भी आइडेंटिफाई कर पा रहा कि उसके पोस्ट के कंटेंट्स क्या है और वो क्या मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, तो वो आपके कमेंट्स बता देते हैं। Since user reactions are crucial in determining harmful content, let's examine some of the features we can engineer based on them. चल, अब यूजर के क्या क्या फीचर्स हमें आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं? द नंबर ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। वी यूजुअली स्केल दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज टू स्पीड अप कन्वर्जन्स ड्यूरिंग मॉडल ट्रेनिंग। अब ये क्या करते हैं? ये एक तरह से आप सेल्फ सुपरवाइज करते हैं कि
आप आप उसे कुछ पार्ट मॉडल का वो है अनसुपरवाइज, और कुछ पार्ट में आप इनको इंजेक्ट कर देते हैं ताकि इस ये मॉडल को आइडेंटिफाई करने में आसानी मुहैया करे। इसके बाद कमेंट्स आते हैं, एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन फिगर 1.5.13, ये वाली 5.13. Comments can help us identify harmful content. For feature preparation, we convert comments into numerical representation by doing the following. Use the same pre-trained model we employed earlier to obtain the embedding of each comment. अच्छा जो हमने ऊपर टेक्सचुअल डेटा के लिए मॉडल को यूज करा था, जैसे बर्ड, यहाँ पर एग्रीगेट एग्जाम्पल एवरेज द एम्बेडिंग्स टू ऑब्टेन अ फाइनल एम्बेडिंग। आप क्या करते हैं कि जैसे डिजिटल एम्बर था, तो आप उसी को यूज करते हैं, लेकिन आप इन सब की एम्बेडिंग्स निकालते हैं और फिर उनका एवरेज ले लेते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है कमेंट्स के जरिए से। A summary of the feature we have described so far can be found। अच्छा, ये इन्होंने समरी बताई है कि जिसमें क्या होता है, कॉन्केटिनेटेड फीचर्स हैं और ये किस तरह बन रहे हैं फीचर्स सारे, इस यहाँ से शुरू होके आप कमेंट से भी है ना उठाते हैं, आप क्लिक से भी उठाते हैं, जैसे रिपोर्ट हो गया, लाइक्स हो गया, कमेंट्स हो गया, शेयर्स हो गया, और फिर आप क्या करते हैं, आप टेक्स्ट, आप यहाँ पे वीडियो, इमेज और पोस्टेड वीडियो से भी उठाते, यानी पोस्ट की इमेज और पोस्ट वीडियो से भी उठाते हैं, और साथ में पोस्ट के जो कैप्शन होता है, पोस्ट का जो टेक्सुअल डिस्क्रिप्शन होता है, उससे भी आप उस पर भी आप अपना मॉडल रन करके आप फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये सारी की सारी क्या हो रहा है, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर प्री प्रोसेसिंग, इन दी एंड ये क्या कर रहे हैं, ये एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसने शो नहीं करा, लेकिन ये भी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है, ये भी ना यहाँ पर एंटर न्यूमेरिक नंबर्स की फॉर्म में एंटर हो। अच्छा, और यहाँ पर भी ये सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये टेक्सुअल डेटा है। अच्छा, और इन दी एंड आप इन सारे फीचर्स को कॉन्कैटिनेट अच्छा करते अली, एक बात पूछ सकता हूँ? हैं जी। ये जो वीडियो है वो तो मतलब पहले भी आया था, मुझे भूल गया कि ये एक फैक्टर होगा या सीन टू सीन वेरी करेगा? रियान भाई, मेरे मेरे एक्सपीरियंस के तहत है ना, ये क्या करता है, ये एक ही वेक्टर बनेगा, लेकिन वो एक वेक्टर है ना, आप उसे एग्रीगेट कहते हैं सारे सीन्स का। यानी कि जो एक वीडियो होती है, वो बेसिकली वीडियो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इमेजेस होता है, जैसे आप फ्रेम्स कहते हैं। सही। तो जो हम कहते हैं ना 60 FPS पर सेकेंड, 30 FPS पर सेकेंड, वो क्या है, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो 30 इमेजेस एक साथ एक सेकेंड में कैलकुलेट है ना वो कैप्चर कर रहा है जैसे। तो यहाँ पर भी ये होता है कि वो फ्रेम्स को अब सारे फ्रेम्स पे ट्रेड करना बहुत जैसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमने पिछली दफा डिस्कस करा था ताहिर भाई के साथ कि आप कुछ पार्ट, यानी कि आप पिक कर लेते हैं कुछ फ्रेम्स को रादर देन ना ट्रेवर्सिंग ओवर ऑल ऑफ द फ्रेम्स, और उन कुछ फ्रेम्स के वेक्टर्स को आप उनका एग्रीगेट कर लें, चाहे उसे एवरेज कहें, कुछ भी कहें, और उसके जरिए से आप एक फाइनल एम्बेडिंग जनरेट करते हैं जो आगे फॉरवर्ड होती है कंकैटिनेटेड फीचर। सही और बात वहां है, ठीक और है। डन हो गया है, थैंक यू। फिर इसमें आप आते हैं ऑथर फीचर्स के ऊपर। ऑथर फीचर्स क्या है, द ऑथर्स पास्ट इंटरेक्शन कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन, ये हिस्ट्री की बात हो रही है, टू डिटरमिन इफ द पोस्ट इज हार्मफुल और नॉट। लेट्स engineer features related to the post author। author's violation history, the number of violations, this is a numerical value, ठीक हो गया, representing the number of times author violated the guidelines in the past। total user reports, a numerical value representing the number of times users reported the author's post। profane words rate, अच्छा, प्रोफेन कहते हैं इसे इस तरह कहते हैं, पॉइंट। द एंटोनिम ऑफ, अब इसे द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रोफेन वर्ड्स। अली भाई सॉरी, जी ये प्रोफेन। जी जी, प्रोफेन द एंटोनिम ऑफ सीक्रेट कहते हैं, यानी कि सीक्रेट कहते हैं मुकद्दस को, तो प्रोफेन कहते हैं मनहूस को। ठीक। तो यहाँ पे प्रोफेन वर्ड्स रेट का जो मकसद है इस्तेमाल करने का, वो इस लफ्ज को ये है कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसने कोई ऐसे पर्टिकुलर, आपने एक, आप कह लें कि आपने डिक्शनरी बना रखी है उन वर्ड्स की, कॉपस आप कह लें कि एक कॉपस है जिसमें आपने वो सारे वर्ड्स को डाला हुआ है, जैसे कि जो एब्यूजिव वर्ड्स हैं। ठीक हो गया,
तो यहाँ पर है, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द रेट ऑफ प्रोफेन वर्ड्स यूज इन द ऑथर्स previous posts and comments. A predefined list of profane words is used to determine whether a word is profane. ठीक है, यानी आपने एक डिक्शनरी, आपने कॉपस बना रखा है वर्ड्स का। आपके पास एक पूरा एक पूरी डिक्शनरी है वर्ड की, जिसमें अब्यूसिव वर्ड्स हैं या वो वर्ड्स हैं जो अलाउ नहीं है, जो एंटी है गाइडलाइंस के। और उन वर्ड्स की बुनियाद पर आप कंपेयर करा रहे होते हैं कि वेदर ऑथर ने पहले कभी ऐसे वर्ड्स यूज कर रखे या नहीं कर रखे, और रेट फिर उसके बेस पे आप कैलकुलेट करते हो कि प्रीवियस पोस्ट और कमेंट्स में यूजर्स ने कितनी बार वो वर्ड यूज करा है। फिर आते हैं ऑथर्स डेमोग्राफिक्स। अब ऑथर्स की डेमोग्राफिक्स भी यूज होती हैं। यूजर्स एज, ये यूजर का एज क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो यंग जनरेशन है वो स्लैंग्स को यूज करती है, एब्यूसिव वर्ड्स को यूज करती है, स्वेयर्स को यूज करती है। ठीक है, जेंडर क्या है, दिस कैटेगरी फीचर रिप्रेजेंट्स द यूजर्स जेंडर, वी यूज वन हॉट एनकोडिंग टू रिप्रेजेंट जेंडर। अच्छा, वन हॉट एनकोडिंग क्या होती है, वन और जीरो, यानी कि अगर मेल होगा तो वहां पे वन आ जाएगा, अगर फीमेल होगा तो वहां पे वन आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ही कॉलम बन रहे होंगे। बस क्या होगा कि जब मेल की बारी होगी तो वहां पे वन दे देंगे और फीमेल कॉलम पे जीरो लगा देंगे, और जब फीमेल का डिस्कशन जेंडर में होगा तो फीमेल के कॉलम को वन दे देंगे और मेल के कॉलम पे आप जीरो दे देंगे, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई प्रेजेंस और नॉट प्रेजेंस। ठीक है, फिर आते हैं सिटी एंड कंट्री। बोथ द सिटी एंड कंट्री take many distinct values to represent the features. We use an embedding layer to convert city and country into feature vectors. अच्छा, note that one-hot encoding is not an efficient method to represent the city and country because the representation would be long and sparse. अच्छा, अभी इसलिए है ना, ये अच्छा मेथड नहीं है क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं और उन बहुत सारे कंट्रीज में बहुत सारे सिटीज हैं। तो आपके पास जो कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा अगर हम वन हॉट एनकोडिंग यूज करेंगे, यानी कि सिर्फ एक सिटी के लिए वन होगा और एक कंट्री के लिए वन होगा, बाकी सारे सारे जो कॉलम्स होंगे उस पूरी रो में सारे जीरोस होंगे। तो वन हॉट एनकोडिंग इस सिनेरियो में एक अच्छा वायबल ऑप्शन नहीं होगा। फिर हम आते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग्स। अकाउंट एज, दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि वो अकाउंट कितने टाइम से क्रिएट हुआ हुआ। This is a numerical value representing the age of author's account. This is a predictive feature as account with a lower age are more likely to be spam or to violate integrity. ठीक हो गया। अच्छा, अब बात है कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। टाइम ऑफ डे, दिस इज द टाइम ऑफ डे व्हेन द ऑथर मेड अ पोस्ट। uh, we bucketize this into multiple categories such as morning, noon, afternoon, evening or night. We use one hot encoding to represent this feature. अब आपके पास यहाँ पर ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि आपके पास 5 कॉलम बन जाएंगे, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट के, और जिस टाइम पर भी पोस्ट करी गई है वहां पर वन आ जाएगा और बाकी सारे कॉलम्स में जीरो आ जाएंगे। The device the author uses such as smartphone or desktop computer, one hot encoding is used to represent this feature. कि स्मार्टफोन और डेस्कटॉप के 2 कॉलम बन गए, और अगर स्मार्टफोन है तो वहां पे वन आ गया और डेस्कटॉप की जगह पे जीरो आ गया। इवेंचुअली इस तरह से अच्छा, वहां सुने अली, आप बड़ा अच्छा चल रहे हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ना इस तरह की डिस्कशन हो। बेशक हम उसी चीज को ही समझें, लेकिन एक मोनोटोनस की बजाय ना, जैसे साजिद है या मुज्तबा है, तो आप लोग भी ना अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें, ताकि मतलब उसके जो कंटेंट्स ना हमारे अंदर ग्रैस्प कर सकें। अदरवाइज मोनोटोनस तो, आप अच्छा पढ़ रहे हो अली, आपके पढ़ने में नहीं मसला। मैं सिर्फ एंगेज करना चाह रहा हूँ बाकी दोनों लोगों को कि वो सही क्या हो समझ रहे हैं। सही हो गया रन भाई। इसको वो ना लेना, मतलब बेसिकली पर्पस ये है कि हम सारे लोग ब्रेन स्ट्रॉन्ग करें ना, और उसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो कि हम, एक बंदा समझ रहा है, दूसरी बंदा ज़्यादा अच्छा समझ रहा है, फॉर सम रीजन। नहीं हाँ सही कह रहे हैं रानवी, लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज नहीं थी ठीक है, तो कोई मसला नहीं, इसको मैंने लेके कहा एटलीस्ट अटेंटिव रहे। बिल्कुल सही कह चलो ठीक है, अली Then- कंटिन्यू कर। then- तो हमारे पास एक पोस्ट आती है, उस पोस्ट में से ये मुख्तलिफ हमारे पास फीचर्स निकल जाते हैं, और फिर हम ये टास्क हैं, और इन टास्क में से फिर आप मुख्तलिफ मॉडल्स को अप्लाई करते हैं ताकि उन सबके फीचर्स बन सकें, और वो सारे फीचर्स को आप कॉन्केटिनेट कर देते हैं, और आपके पास इन दी एंड एक फ्यूज फीचर्स का वेक्टर बन जाता है। ठीक हो गया। और ये फ्यूज फीचर का वेक्टर क्या है, ये सारे वेक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है।
अच्छा, यहाँ एक बात मैं पूछूंगा। तो जी यहाँ जी। पर अगर देखा जाए, तो हम्म, ये सारे सोर्सेज दे दिए जाएं तो डीप लर्निंग में होता है कि वो फीचर खुद ही एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर लग ये रहा है कि वो फीचर्स आप एक्सट्रैक्ट करके खुद प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इन दोनों में से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि डीप लर्निंग है या नहीं मतलब फीचर ये इंजीनियरिंग हो रही है? हाँ, ये डीप लर्निंग ही है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे फीचर है ना वो दो जगह पे आइडेंटिफाई हो रहा है। तो हम्म। ये जो मेन जगह है ना, ये है असल मेन जगह। ठीक है, इसके बाद भी होगा, लेकिन यहाँ पर है ना, यहाँ पर हर एक पर आप देख लें, यहाँ पर डीप लर्निंग है, यहाँ पर डीप लर्निंग है, यहाँ पर भी डीप लर्निंग है, और पेपर ऑथर फीचर्स यहाँ पर इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह लेंगे यहाँ पर डीप लर्निंग है। अब जब ये सब अप्लाई हो, यहाँ पे डीप लर्निंग अप्लाई होकर आपके पास ये बन गई ना, ये यहाँ पर ये सारे इसको कॉन्टेनेट आप करते हैं, और फिर इन फीचर्स पर भी आप मजीद डीप लर्निंग अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या होगा कि आप इस तरह से कहते हैं मल्टीटास्क के ऊपर, कि वो इसकी बुनियाद पर लेयर्स बनाएगा, और वो लेयर्स में से आइडेंटिफाई होगा कि वो लेयर किस टास्क को सपोर्ट कर रही है। यानी कि ये पहले इनपुट फीचर आ गया, इसके बाद की जो लेयर वाली बनेगी ना, तो उस लेयर्स की तहत वो ना आइडेंटिफाई करेगा, अच्छा ये लेयर, ये वाली लेयर जो है, ये पर्टिकुलर टास्क को आइडेंटिफाई, ये वायलेशन को आइडेंटिफाई कर रही है, लेट्स से। और फिर उसके बाद दूसरी वाली लेयर ही इसको आइडेंटिफाई कर रही सही हो गया। थैंक यू। है। नहीं, नो वरीज भाई। फिर आते हैं मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर। मॉडल सिलेक्शन। A neural network is the most common, देखें डीप लर्निंग आ गया। A neural network is the most common model used for multitask learning. In developing our model, we employ neural networks. When choosing a neural network, what factors should be considered? It is necessary to determine the neural network's architectural design and the optimal hyperparameter selection, such as its hidden layers, activation function, learning rate, etc. The optimal choice of hyperparameters is usually determined by hyperparameter tuning. अच्छा, इसमें इसने क्या कहा है? इसमें इसने कहा है कि आप न्यूरल नेटवर्क को यूज कर मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं मल्टीटास्क करने के लिए। अच्छा, अब क्या हो गया कि हम भी यही यूज करें न्यूरल नेटवर्क। और न्यूरल नेटवर्क के लिए क्या कंसीडर करने चाहिए फैक्टर्स आपको करने चाहिए, कि उसका क्या आर्किटेक्चरल डिजाइन होगा, ठीक है, उसके लिए क्या ऑप्टिमल हाइपर पैरामीटर्स होंगे। और हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? वो पैरामीटर्स जिन्हें आप ट्यून कर सकें, जिन्हें आप चेंज कर सकें, जैसे कि नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हो गया, एक्टिवेशन फंक्शन हो गया, लर्निंग रेट हो गया। सही है। और और इसने खुद भी बताया कि ऑप्टिमल चॉइस ऑफ हाइपर पैरामीटर्स कैसे पता चलेगी? हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग से। और ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एक आइटरेटिव प्रोसेस है, जिसमें आप बार बार चेक करते रहेंगे कि वेदर दिस थिंग इज वर्किंग और दिस थिंग इज नॉट। फिर आप आते हैं हाइपर अच्छा, पैरामीटर। इसमें एक क्वेश्चन कर सकता हूँ जी कि जी बिल्कुल। अच्छा, जो ग्रेडियंट डिसेंट होता है वो बैक प्रोपगेशन में यूज होगा, और ये हाइपर पैरामीटर इज समथिंग एल्स, राइट? नहीं, देखिए हाइपर पैरामीटर्स जो आप ये समझ लें कि आप सिर्फ ये समझें पैरामीटर्स, इसको इम्पोर्टेंट यहाँ आप ये सेक्शन है पैरामीटर का। ये नहीं कि आप ये कह लें कि एसजीडी जो है वो अगर आप वो खुद मेंशन करते हैं, जो चीज़ आप खुद मेंशन कर रहे हैं ना वो चीज़ चेंज करी जा सकती है, जो चीज़ आप मेंशन नहीं कर रहे ना वो चीज़ चेंज नहीं करी जा सकती। तो एसजीडी जो है वो भी हाइपर पैरामीटर है। आप उसको रखना चाहते हैं बैक प्रोपेगेशन के लिए, या फिर आप कोई और फंक्शन यूज करना चाहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन, इसका काम होगा कि ये बैक प्रोपेगेशन करेगा। तो जैसे एस जी डी है, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, ये एक तरह का एक्टिवेशन फंक्शन है, ये बैक प्रोपेगेशन में मदद करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ही ओनली है ना एक्टिवेशन फंक्शन है, और भी दूसरे हैं। ठीक हो गया। तो हाइपर पैरामीटर की बेसिकली आइडेंटिफिकेशन क्या है, जिसे आप चेंज कर सकते हो। सही। आप जब भी एक मॉडल बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बना देते हैं, लेकिन आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि वो उसके अंदर वो कितने न्यूरॉन्स बनाएगा, और वो न्यूरॉन्स पे क्या वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा। सही है। वो मॉडल खुद बिहाइंड द सीन्स करता है, इसलिए वो पैरामीटर्स हाइपर पैरामीटर्स नहीं कहलाते। सही हो गया। ठीक है अली, सही है। है ना यार? फिर आते हैं hyperparameter tuning is the process of finding the best values for hyperparameters in order to produce the best performance for a model. To tune hyperparameters, grid search is commonly used. अच्छा, ग्रिड सर्च क्या होती है? इसे आसान अल्फाज में अगर आप सब कह लें कि एक रैंडम सर्च होती है, ग्रिड सर्च होती है। आप क्या कह रहे होते हैं कि आप एक
आप एक तरह का कोड बना देते हैं, ठीक है, उसमें आप बता देते हैं यार आपने इतनी दफा सर्च करना है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को जो आपने यहाँ पे पैरामीटर्स के दे रखे हैं, वो उनको डिफरेंट डिफरेंट बाहर सर्च करता रहता है, और उसके जरिए से वो अपने पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रख रहा होता है। उस ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पर वो आपको बताते हैं कि जो ये हाइपर पैरामीटर्स का सेट है ना, एक पर्टिकुलर जो सेट बना है, तो वो वाला सेट जो है वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दे रहा है। ये आपको सहूलत दे देता है कि आपको खुद बार बार मैनुअली नहीं करना पड़े काम। सही हो गया। फिर आते हैं दी प्रोसीजर इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ न्यू मॉडल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरपैरामीटर वैल्यूज। सही है। इवेलुएट ईच मॉडल देन सिलेक्टिंग द हाइपरपैरामीटर्स दैट लीड टू द बेस्ट मॉडल। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट, तो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ग्रिड सर्च के बारे में जैसे अगर किसी को कंफ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आए तो वो पूछ सकता है। एंड थोड़ा एक तो ग्रिड सर्च का बता दें, और दूसरा शायद मैं मिस कर गया, उसने कोई हाइपर पैरामीटर बताया है कि कौन सा हाइपर पैरामीटर है, या वो नाम लिया है, या सिर्फ सिंपल हाइपर पैरामीटर्स का है? अभी अच्छा मुश्तबा, उसने ना ये दो सवाल मुश्तबा भाई ने करे कि पहला कि ग्रिड सर्च क्या है, और दूसरा कि हिडन लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शन और लर्निंग रेट इसने नाम बता दिए, लेकिन इसने कोई पर्टिकुलरली मेंशन करा है। तो अभी तक इस पार्ट तक तो उसने कुछ मेंशन नहीं करा। और जो ग्रिड सर्च है उसको आप इस तरह समझ लें कि आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का मतलब क्या है, अगर आप इसे समझें तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आप कहते हैं मिसाल के तौर पर, यार है ना, पहले आप है ना 50 लेयर्स लेना, हम 3 लेयर ले रहे हैं, मिसाल दे रहा हूँ L1 L2 और L3। पहले 50 लेयर्स लेना, फिर आप लेना 20, फिर आप 10 लेना, ठीक है। और इसके बाद आउटपुट लेयर में आपके पास आ जाएगा, मिसाल तो मल्टीटास्क है तो 4, एक मिसाल है। अब पहले तो 50 का आपने ये सारा कॉम्बिनेशन चेक कर लिया, सही है। इसके बाद फिर आपने कहा यार अच्छा ये कॉम्बिनेशन ये दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 60 करके देखता हूँ, और यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 15 और फिर 4, कि इस ये रखने की वजह से क्या परफॉर्मेंस बेहतर हुई है कम हुई है। अब इस तरह आपने बहुत सारे मल्टीपल आप वेरिएंट्स अप्लाई करेंगे, राइट मुस्तफा भाई। हम्म, जी तो भाई। बिल्कुल। तो आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि यार मुझे मैनुअली नहीं करना पड़े, अगर कोई ऐसा तरीका हो कि मैं उसके अंदर एक ग्रिड बना दूं, सही है, और उसमें बता दूं क्या तुम एक काम करना, 50 से लेकर 100 तक जो है वो पहली L1 को दे देना, ये तुम टेस्टिंग करते रहना। फिर L2 में तुम 30 से ले ये 20 से लेकर तुम 50 तक रख लेना। तो आप रेंजेस आपने बता दी, अब वो क्या करेगा, आपको वो खुद एक एक को पिक करेगा मिसाल के तौर पर रैंडमली, और फिर वो है ना, ये इसमें रैंडम सर्च भी होता है, ग्रिड सर्च भी होता है, और आई बिलीव ग्रिड सर्च बिल्कुल फॉलो करता है और रैंडम सर्च रैंडमली करता है। तो ये क्या करेगा, ये उन कॉम्बिनेशंस को एक एक करके इनपुट करेगा हाइपर पैरामीटर्स के तौर पर, और फिर हाइपर पैरामीटर्स के तौर पर वो ट्रेन होंगे, और उसके बाद वो आपको एक मिसाल तौर पर एक्यूरेसी उसने अपने पास स्टोर करा के रख दी। फिर दूसरा सेट बनाया उसने, दूसरे सेट के साथ करा, फिर दूसरे सेट की एक्यूरेसी आ गई, और इसकी मैपिंग हो गई, सही है, कि ये पर्टिकुलर सेट है और ये एक्यूरेसी दे रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर सेट है और ये एक्यूरेसी दे रहा है। इसके बाद वो चेक करता है कि सबसे अच्छी बेस्ट परफॉर्मिंग एक्यूरेसी कौन सी है, और वो आपको निकाल के दे देता है कि अगर आप ये सेट यूज करेंगे हाइपर पैरामीटर्स के तौर पर, तो आपके पास सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एक्यूरेसी आएगी। अच्छा, अ, इसमें एक बात पूछूंगा आपसे कि हम्म ये जो ग्रिड सर्च है इसमें आपने एक रेंज बताई है ना, ठीक है, हम्म तो हम्म उसमें ये भी बता रहे थे कि इंक्रीमेंट ऑफ हाउ मच। आप खुद मेंशन करते हैं, ठीक आप है। आप आप मेंशन कर देते हैं कि देखो रेंज से मुराद यहाँ पे ये बताना था कि जैसे आपने मेंशन कर दिया 50, 40, 30, 60 मिसाल के तौर पर, अब आपने बता दिया तो वो खुद इसमें से इनपुट लेता जाएगा और उसे ट्राई करता जाएगा, बजाय इसके कि सही हो पहले आप गया, पूरा डिस्क्रीट बना। वैल्यूज होंगे, ठीक हो गया। हाँ। सही है। और ये सिर्फ ये कि सिर्फ इसको आप ये कहने एक तरह की सहूलत देने के लिए ग्रिड सर्च है, कि बजाय आप खुद पहले ये सारे प्लेस करें, फिर रन करें, फिर चेक करें, फिर दोबारा प्लेस करें, वो खुद बिहाइंड द सीन्स करता रहेगा आपके लिए। सही हो गया, तो वो हर एक के लिए मतलब उसको ट्रेन करेगा और उसकी फिर एक्यूरेसी को देखेगा किसकी एक्यूरेसी अच्छी है। बिल्कुल, यहाँ पे ठीक है। देखें, दैट लीड टू द बेस्ट मॉडल, सही है। यहाँ पे इवेलुएट ठीक करेगा, है। द ठीक है। प्रोसीजर इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग अ न्यू मॉडल, इसके बाद इवेलुएशन एंड देन सिलेक्टिंग हाइपर पैरामीटर्स दैट लीड टू द बेस्ट मॉडल। ठीक होगी। फिर अच्छा,
ठीक है, यहाँ पे ये स्टेप है जो हमें करने होते हैं कि अ, आप। अली। जी जी। हाँ अली, मेरा जहाँ पे क्वेश्चन है, मैंने ये पार्ट बीच में मैंने सुना, प्रॉब्लली वो मैंने मिस किया कि उसका कंसेप्ट कौन से पैरामीटर्स हैं जो हम नहीं ट्यून कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने उसमें कहा कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑन ईच लेयर, वो तो हम हम्म कर सकते हैं, राइट? जैसे भी आपने लिखा 50 30, 60 30 15 एंड देन 4, दीज आर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑन ईच लेयर। हम्म और हम एक्टिवेशन फंक्शन भी कर सकते हैं, हम फिल्टर भी कर सकते हैं, हम बाकी भी जो हम्म। नॉर्मलाइजेशन करनी है वो कर सकते हैं, वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग आ जाती है। तो कौन सा चीज है जो हम नहीं कर सकते इसके अंदर, वो पार्ट मैंने मिस किया। नहीं नहीं, सही बात है। असल में वो जो न्यूरॉन्स की मैं बात कर रहा था ना, वो न्यूरॉन्स की बात ये थी कि न्यूरॉन्स के अंदर होने वाली प्रोसेसिंग को आप नहीं चेंज कर सकते। आप आपको नहीं पता कि वो क्या प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशन कर रहा है, उसकी बेस पर वो आगे वाले न्यूरॉन को क्या भेजेगा। सही है। तो वो पैरामीटर्स आप ट्यून नहीं कर सकते, वो उसका काम है करना। आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि तुम्हारा काम है। सॉरी, तुम्हारा, वेरी गुड। हाँ कोई बात नहीं। तो तुम्हारा काम है, जैसे 50 है, अब तुम्हारा काम है एक 50 न्यूरॉन्स बनाना। इन न्यूरॉन्स पे क्या काम होगा वो मॉडल आर्किटेक्चर खुद डिसाइड करेगा। तो आप ये 50 तक तो आपकी लिमिटेशन है कि आप ये बता सकते हैं 50 होगा। 50 पर क्या होगा ये आप नहीं बता सकते। नहीं, इसमें एक चीज और अली, ये हम्म वो चीज है एक्चुअली जो हमेशा मिस होती है जब भी आप डीप लर्निंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो एक उसके डेरिवेटिव्स लेता है और उससे पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के नेक्स्ट को पास करता है, उसके एग्रीगेशन करता है। तो हम क्या नहीं, उसे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोड्यूसिंग का इशू ये है, अगर आप उसे स्क्रैच से बनाने बैठेंगे तो तो आपका यूज केस जो है ना वो बहुत टाइम ले लेगा उसको एग्जीक्यूट होने में। जैसे मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास जैसे GPT-4 है, ठीक है, और वो अगर ट्रिलियंस के टोकन्स पर ट्रेन हुआ है, और अगर आप उसके मॉडल, पहली बात तो उसका मॉडल आर्किटेक्चर जो है, अगर वो बहुत सारे टाइम में $1 मिलियन की कॉस्ट पर ट्रेन हुआ है, ठीक है, GPT-4, अगर $1 मिलियन की कॉस्ट पर GPT-4 ट्रेन हुआ है तो आपको $1 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो कंपनी, मैं माजूद चाहता हूँ, एक सेकंड में जब बंद कर दूँ। तो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनीज उस वक्त डिसाइड करती हैं कि वेदर शुड वी गो फॉर बाय वर्सेस यूज। और ज्यादातर केसेस में यूज करना बेहतर है ना कंसिडर करा जाता है, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। और इन दी एंड भी यहाँ पर एक फील्ड है, आप लोग इसे अपने ब्याह पे सर्च करिएगा। उस फील्ड का नाम है XAI। ठीक है, अली, एक्सप्लेन। एक सेकंड प्रॉब्लली मेरा क्वेश्चन सही पुट नहीं हुआ। जो आप चैट जीपीटी की बात कर रहे हो या किसी भी और रेजनेट या हम जो भी मॉडल यूज करते हैं, दैट इज ट्रांसफर लर्निंग, वो सेपरेट चीज है। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो अपना मॉडल क्रिएट किया है फॉर एग्जाम्पल, उसके मैंने अंदर सिर्फ 3 हिडन लेयर रखी हैं। और ये बाकी सबके लिए भी यार ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस वजह से मैं इसके ऊपर वो कर रहा हूँ। तो हमने जब उसको ये सारी चीजें बता दी हैं तो अंदर न्यूरॉन क्या करता है? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पास एक इमेज है, उस इमेज में कैट या डॉग कोई भी चीज है, तो आपके जो फर्स्ट लेयर होती है उसके अंदर वो यूजुअली बाउंड्रीज को देखता है, फिर वो एजेस को देखता है, फिर वो फिगर की तरफ जाता है, राइट? तो ये राइट। ये कैसे डिसाइड होता है? क्योंकि उसका तो एक आर्किटेक्चर है, अगर हम इसकी मैथमेटिक्स को देखें तो वो पीछे उसके पूरे डेरिवेटिव्स और पूरे पार्शियल डेरिवेटिव्स के थ्रू वो जाता है और फिर कंक्लूड करता है। तो वो ठीक। चीज रिप्रोड्यूस क्यों नहीं हो सकती? मतलब मैं ट्रांसफर लर्निंग यहाँ नहीं कर रहा, मैं समझ गया चैट जीपीटी बहुत सारे डेटा के ऊपर ट्रेन है, मैं दोबारा करूंगा, दैट डजंट मेक सेंस, उसकी एक्यूरेसी है। उस एक्यूरेसी को रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि अगर मैं खुद से एक लिखता हूँ, 3 लेयर्स का मॉडल लिखता हूँ सिर्फ, और उसको रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो वो उस न्यूरॉन के अंदर क्या हो रहा होता है, हमें उसका पता होता है या नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, हमें उसका पता नहीं होता, लेकिन आप पता कर सकते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करें तरह पे। आप पता कर सकते हैं, लेकिन पता करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटेशन है ना वो सिर्फ 3 लेयर्स की बात नहीं है। वो कितने पैरामीटर्स पर है। अगर आप उसे एक दफा उसका एक एम्बेडिंग स्पेस जरा अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये मल्टी डायमेंशनल तो है, लेकिन कितनी डायमेंशंस है। तो इसलिए इंसान जो है ना, हम जो इंसान है, वो हम इंसान जो है ना वो 3 डायमेंशन समझ पाते हैं। 3 डायमेंशन के बाद से हमारी जो है ना समझने की डायमेंशन की कैपेसिटी वो बहुत वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो मॉडल है वो मल्टी डायमेंशनल है, तो इस वजह से इसके लिए फील्ड है, वो कहलाती है XAI। जो XAI ना ये है एक्सप्लेनेबल AI।
जिसमें आप कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हमें किस तरह समझ में आएगा कि एक जो न्यूरॉन है उस पर क्या काम हो रहा है। अच्छा, आप काम को समझ पाते हैं लेकिन आप काम को चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपने समझ लिया कि अच्छा ये डेरिवेटिव इसने लिया था इस वक्त, तो इसने ये रिजल्ट प्रोड्यूस करा है, लेकिन उस वक्त उस पॉइंट पे जाके आप इस न्यूरॉन को चेंज नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? आपने मिसाल के तौर पे आपने कहा कि यहाँ पे ये डेरिवेटिव लिया जाएगा और इसके बाद जो न्यूरॉन होगा वो ये डेरिवेटिव लेगा। ठीक है, लेकिन जब इसके अंदर जो इनपुट यहाँ से यहाँ पर ये ले रहा है, इस इनपुट की डिटर्मिनेशन करना बहुत मुश्किल है कि क्या इसका क्या आउटपुट होगा और ये यहाँ पे क्या इनपुट लेगा। ठीक है, हर एक एज पर, और स्पेशली जब वो डेंसली कनेक्टेड होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास ये बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास ये यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अब आपके लिए कैलकुलेट करना है ना हर एक पॉइंट पर ये पॉसिबल है 4 के लिए, लेकिन जब आपके पास 4 मिलियन होंगे ना तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत अली मुश्किल मेक सेंस। ठीक हो गया, ये बात समझ में आती है, सही है। तो क्या ये रिप्रोडक्शन जो रैंडमनेस है उसकी वजह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पहले वेट्स होते हैं वो रैंडम होते हैं। अब उसने रैंडम क्या लिए, उसमें भी हम सीड बता सकते हैं, अगर सेम सीड हो तो रैंडम नंबर सेम जनरेट होने चाहिए। और दूसरी ये कि तो अगर मैं कोई मॉडल एक ट्रेन करता हूँ डेटा के ऊपर, तो क्या हर दफा मैं उसका सेम सेम डेटा के ऊपर सेम आउटपुट नहीं आएगी? क्या उसकी जो एक्यूरेसी है वो हर दफा चेंज होगी? देखिए, ये डिपेंड नहीं, एक वैसी चेंज नहीं होगी अगर आप सीड ले रहे हैं सेम डेटा के ऊपर। लेकिन समझने की कोशिश करें कि हम यहाँ पे जो मॉडल की बात कर रहे हैं उसमें ये है कि हम चाह रहे हैं कि आप जैसे चाह रहे हैं कि अगर हम आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं तो हमें पता हो कि ये न्यूरॉन ये आउटपुट देगा, और हमारे पास कोई ऐसे मैकेनिज्म हो जिससे हम आइडेंटिफाई करने के बाद चेंज कर सकें। यार देखो, तो मैं ना यहाँ से 4 नहीं पास करना, ठीक है, तुम यहाँ से 5 पास करना इस वाले न्यूरॉन को। हमारे पास ये मैकेनिज्म नहीं है। इस मैकेनिज्म के लिए जो निटी ग्रिटीज चाहिए होंगे ना, उतनी निटी ग्रिटीज में सिर्फ रिसर्चर्स जाते हैं, प्रैक्टिशनर्स नहीं जाते। इसलिए हम इसे हाइपर पैरामीटर कहते हैं। हम कहते हैं यार देखो, तुम ये तो बता सकते हो कि कितने न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है, लेकिन इन न्यूरॉन्स पे क्या कंप्यूटेशन होगी वो आप मॉडल के आर्किटेक्चर पर छोड़ देते हैं। सही हो गया? ये इसलिए आप हाइपर पैरामीटर्स कह रहे हैं कि आप क्या चेंज कर सकते हो, क्या चेंज नहीं कर सकते। रेस्टनेट जो है वो कैसे काम करता है, आप भले इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको दोबारा से एक पूरा रेस्टनेट स्क्रैच से बनाना है। लेकिन जब आप बना भी रहे होते हैं तो आपका आर्किटेक्चर क्या होता है हाइपर पैरामीटर्स के एस्पेक्ट में, कि हमें कितनी नंबर ऑफ न्यूरॉन्स चाहिए एक हिडन लेयर में। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि उन पर्टिकुलर एक न्यूरॉन के ऊपर क्या कंप्यूटेशन होगी और उस कंप्यूटेशन को किस तरह ऑल्टर करा जा सकता है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर बताइए। नो वरीज, नो वरीज। लेकिन नहीं साहिब भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल करा। इसे मैं भी अपने बेहाफ पे आइडेंटिफाई मैं और मजीद सर्च करूंगा। लेकिन जो हाइपर पैरामीटर्स है ना, इनकी आसान तरीन डेफिनेशन यही है कि जो चीज चेंज करी जा सके, और ना दूसरे पैरामीटर्स वो हैं जो चीज चेंज नहीं करी जा सके। और जो जीपीटी के बारे में आपने फाइन ट्यूनिंग कहा था ना, ठीक है, ऐसा नहीं है जीपीटी में सिर्फ फाइन ट्यूनिंग होती है। सही है, एक मॉडल है, आप लोग उसे सर्च करिएगा, जीपीटी जे। ठीक है, ये ओपन सोर्स मॉडल है। आज ये बड़े नाम चल रहे हैं, क्या कहते हैं, ये GPT-4 और ये सब। लेकिन क्या है कि ओपन GPT-J जो है था ना, ये इनिशियल मॉडल्स में से एक है, GPT-2 और GPT-J के, जब ये ओपन सोर्स करे गए थे, ये यूलैंड ने बनाए। तो आप इसे एक्सप्लोर कीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये इतने बड़े मॉडल है, 6 बिलियन पैरामीटर्स पर ट्रेन है। अब अगर मिसाल के तौर पे सर भाई, अगर मैं 6 बिलियन पैरामीटर्स में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँ ना कि 4 मिलियन, और फिर आप उसमें जो भी नंबर डाल दें इस पर्टिकुलर न्यूरॉन ने, ठीक है, ये सिर्फ पैरामीटर्स है। अभी तो न्यूरॉन आप खुद सोच लेंगे कितने होंगे। तो अगर मैं पर्टिकुलर न्यूरॉन पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, तो वो हमारे लिए एक तरह से वायबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ उस न्यूरॉन की बात नहीं है, उस न्यूरॉन से पहले कि जितने भी न्यूरॉन्स हैं ना जो उससे डेंसली कनेक्टेड हैं, आपको उन सबकी कंप्यूटेशंस को ट्रैवर्स करते हुए आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पर्टिकुलर इस पोजीशन में खड़े होकर कुछ चेंज नहीं कर सकते। सही है, अनलेस कि आप उन सब पर ट्रैवर्स कराएं, और जो कि एक नॉर्मल पॉसिबल नहीं होता एक एवरेज कंपनी के लिए।
इस वजह से हम हाइपर पैरामीटर्स को हम कहते हैं कि आप मॉडल को आर्किटेक्चर डिफाइन करते वक्त वो कौन सी चीजें जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं और वो कौन सी चीजें जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते। सही। निटी ग्रिटीज में जाके आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं क्योंकि बिहाइंड द सीन्स सारी मैथ्स ही है। सही है। तो अगर आप इतनी कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स तक पहुंच सकते हैं आप बिल्कुल चेंज कर सकते ट्रू। थैंक यू। हैं। थैंक यू साहिब भाई। तो हम यहाँ पर आते हैं, फिर हम देखते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट वैल्यूज फॉर हाइपर पैरामीटर्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेस्ट परफॉर्मेंस फॉर अ मॉडल। टू ट्यून हाइपर पैरामीटर्स ग्रिड सर्च इज कॉमनली यूज्ड। द प्रोसीजर इन्वॉल्व्स, अच्छा ये हमने अभी पढ़ लिया था। ठीक है। कि आप पहले कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर पैरामीटर्स वैल्यूज बता देते हैं, फिर इवेलुएट करते हैं उनकी बेस पर और फिर सिलेक्ट करते हैं कि अच्छा ये हाइपर पैरामीटर्स जो हैं ये बेस्ट मॉडल को हमें देंगे। फिर आते हैं कंस्ट्रक्टिंग द डेटा सेट। तो मॉडल ट्रेनिंग के बाद, तो मॉडल ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें हम सबसे पहले तो अपना डेटा सेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। टू ट्रेन द मल्टीटास्क क्लासिफिकेशन मॉडल वी फर्स्ट नीड टू कंस्ट्रक्ट द डेटा सेट। द डेटा सेट comprises मॉडल इनपुट फीचर्स एंड आउटपुट लेबल्स दैट द मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू predict। To construct inputs we process posts offline in batches, okay, and compute fuse features as described earlier. These features can be stored in a feature store for future training. Okay. In order to create labels for each input, we have two options: hand labeling and natural labeling. अच्छा, इसमें इसने क्या कहा कि हम यहाँ पर डेटा सेट बना रहे हैं जो इनपुट फीचर्स लेगा और साथ में एक आउटपुट लेबल दे देगा। ठीक हो गया। एंड द मॉडल इज एक्सपेक्टेड टू प्रेडिक्ट, और उसकी बेस पर हम यहाँ पे सुपरवाइज लर्निंग करेंगे कि जिसकी बेस पर वो क्या करेगा, प्रिडिक्शन देगा। ठीक है। हम यहाँ पे ऑफलाइन पोस्ट को प्रोसेस करवाएंगे, ऑनलाइन नहीं, और फिर उनके जो फीचर्स हैं उन्हें ना उन फ्यूज फीचर्स को कंप्यूट कर रहे होंगे। ठीक। अच्छा, और फीचर स्टोर क्या होता है? फीचर स्टोर आप एक तरह से कह लें, एक तरह का डेटाबेस है जिसमें फीचर्स जो हैं वो स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, ताकि उन्हें फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए आप यूज कर सकें। अच्छा, यहाँ पे ये फिर क्या है, यहाँ पे दो तरह के आपके पास ऑप्शन है क्रिएट लेबल्स में। एक तो है हैंड लेबलिंग और एक है नेचुरल लेबलिंग। हैंड लेबलिंग क्या होता है? With hand labeling, human contractors label posts manually. This option produces accurate labels, but it is expensive and time consuming. With natural labeling, we rely on user reports to label posts automatically. अच्छा, साहिब भाई ने अभी जो बताया था, एक साहिब भाई ने अभी जिक्र करा था जीपीटी का ना। तो जो जीपीटी है ये मैनुअल लेबलिंग पर ट्रेन हुआ है, ये हैंड लेबलिंग पर। सही है। तो इस पर बड़ा एक वो भी हुआ था, एथिकल कंसिडरेशन भी इस पर बड़ी आवाज उठी थी कि नाइजीरिया में जो लेबलर्स थे उन्होंने उनको शायद $10 $1 है ना पर आवर्ली वेज पर रखा गया था इस तरह। सो दिस ऑप्शन प्रोड्यूसेस एक्यूरेट लेबल्स। अच्छा, अब इसमें एक्यूरेट लेबल्स तो आते हैं लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव होता है, चाहिए क्योंकि हमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ती है। इसके बाद की नेशनल लेवलिंग। नेशनल लेवलिंग पे आप क्या करते हैं, आप लोगों पर छोड़ देते हैं कि आप खुद रिपोर्ट जो रिपोर्ट करेंगे यूजर को। ठीक है, वी रिलाई ऑन यूजर रिपोर्ट्स और टू लेबल पोस्ट ऑटोमेटिकली। व्हाइल दिस ऑप्शन रिजल्ट्स इन नॉइजियर लेबल्स, क्योंकि इसमें बायस इन्वॉल्व हो सकता है। एक बंदे के लिए एक चीज जो है वो आप कह लें हार्मफुल है, लेकिन जरूरी नहीं दूसरे बंदे के लिए वही चीज हार्मफुल होगी। लेबल्स आर प्रोड्यूस मोर क्विकली। अच्छा, इसमें बस लेवल्स प्रोड्यूस जल्दी हो जाते हैं क्योंकि इसमें आपको खुद इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। आप खुद आप यूजर बेस आपकी खुद टैग कर रही होती है। For the evaluation data set, we use hand labeling to prioritize accuracy of labels, and for the training data set, we use natural labeling to prioritize labeling speed. Data point for the constructed data set is shown. अच्छा, इसमें आप क्या कर रहे हैं? फॉर आप इस इवेल्युएशन डेटा सेट, आप इवेल्युएशन जो टेस्ट डेटा सेट है उसको आप हैंड लेबल्स के जरिए कर रहे हैं, और जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उसको आप क्या कर रहे हैं, नेचुरल लेबलिंग के। क्योंकि ट्रेनिंग डेटा सेट अमूमन बहुत बड़ा होता है तो उसमें स्पीड ज़्यादा मैटर करती है, और टेस्टिंग डेटा सेट के वक्त में आपके लिए एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है। A data point from the constructed data set is shown in figure 5.16. ये आपके पास आगे पोस्ट, उसमें से फीचर की प्रिपरेशन हुई और आपके पास इन द एंड ये फ्यूज फीचर्स आ गए। ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, यहाँ पर इन्होंने लेबल्स बता दिए कि देखो अगर ये फीचर होगा
तो इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट वायलेंट है और हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन आपकी पोस्ट हेट स्पीच नहीं है, आपकी पोस्ट इलीगल गुड्स नहीं है, आपकी पोस्ट न्यूडिटी नहीं है, ठीक है। 10 का मतलब ये। चूजिंग द लॉस फंक्शन। चूजिंग द लॉस फंक्शन। अच्छा, लॉस फंक्शन के डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट पिछले बार डिस्कशन का जो मेरे पास अभी जहन में आया वो ये था कि हमने एक लफ्ज इस्तेमाल करा, किसी आप में से लोगों को सवाल शायद ये हो कि अगर कि आपने फाइन ट्यूनिंग का वर्ड यूज करा है, ठीक है, कि फाइन ट्यूनिंग हम करेंगे, हम स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, सही है। आप में से कोई ये बताना चाहेगा डिस्कशन कि हम क्यों फाइन ट्यून करते हैं GPT-4 को, क्यों स्क्रैच से नहीं बनाना चाहते, और फाइन ट्यूनिंग क्या होती है? अली प्राइमरली तो जो अभी तक डिस्कस किया हमने वही है रीजन के हम दोबारा से फिर उसको अगर उस लेवल पर भी लाना तो हमें बहुत सा डेटा चाहिए, बहुत सी कंप्यूटेशन चाहिए, बहुत सा टाइम चाहिए, बहुत से रिसोर्सेज चाहिए। और फाइन ट्यूनिंग के एडवांटेज ये है कि उसने ऑलरेडी बहुत कुछ लर्न किया हुआ है, तो आप अपने हिसाब से उसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रांसफर लर्निंग एग्जांपल दूं तो आप क्या करते हो, आप आखिरी कुछ लेयर्स के ऊपर अपने डेटा के हिसाब से उसको ट्रेन कर लेते, तो उसको ये पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीच का डेटा है तो उसको ये पता है कि यार स्पीच का डेटा किस तरह का होता है। आपने सिर्फ उसको ये बताना कि स्पीच में मुझे स्पेसिफिकली कफ चाहिए, तो वो आप अपने हिसाब से दे देते हो। और किस डिजीज हम्म। का कफ चाहिए वो आप अपने हिसाब से दे दो, उसके ऊपर फाइन ट्यून हो जाता है, और जो बाकी लर्निंग होती है जो ऑलरेडी है वो आ जाती है। हम्म। और बिल्कुल सही साजिद भाई, हम ऐसा ही करते हैं। और इसमें भी हम क्या कर रहे होते हैं, इसको हम करते हैं इस तरह ट्रांसफर लर्निंग को भी, कि जैसे एक पूरा GPT है ना, एक मॉडल है, ठीक है, हमने कहा वो लेयर्स पे बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ लेयर्स को एक्सपोज कर देते हैं और बाकी की लेयर्स को फ्रीज कर देते हैं, सही है। यानी कि अब इन दो लेयर्स के आप सिर्फ पैरामीटर्स को आप चेंज कर सकते हैं। एक मिसाल है, अगर ये एक्सपोज लेयर्स है और ये फ्रोजन लेयर्स हैं, और ज्यादातर लेयर्स फ्रोजन होती हैं, सही है, यानी कि इनमें आप चेंजेस भी नहीं कर सकते। और इन लेयर्स में भी आप क्या बता सकते हैं, आप अगेन सिर्फ न्यूरॉन्स बता सकते हैं कि इतने आप लेना, लेकिन उन पे क्या कंप्यूटेशन होगी, ये मॉडल का आर्किटेक्चर को डिसाइड करता है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आते हैं राइट चूजिंग। राइट। थैंक यू सर भाई, जबरदस्त हो गया। यू आर वेरी फिर वेलकम। थैंक यू। फिर आते हैं चूजिंग द लॉस फंक्शन। अब यहाँ पे आता है ट्रेनिंग मल्टीटास्क न्यूरल नेटवर्क इज वेरी सिमिलर टू हाउ वी टिपिकली ट्रेन न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स। अच्छा, a forward propagation performs the computations to make a prediction. A loss function measures the correctness of the prediction, and a backward propagation optimizes the model's parameters to reduce the loss in the next iteration. अब ये मशीन लर्निंग की बिल्कुल डीप लर्निंग की बहुत ही बेसिक अप्रोच है यहाँ तक, ठीक है। जिसमें ये क्या कह रहा है कि आप पहले एक फॉरवर्ड पास लेते हैं, उस फॉरवर्ड पास के बाद आप लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस क्या होता है कि आप मैच करा रहे होते हैं कि हमें एक्चुअल हमारे पास क्या होना चाहिए था और प्रिडिक्टेड वैल्यूज क्या है। इन दोनों के मैच की बुनियाद पर आप क्या करते हैं, आप वापस बैक प्रोपेगेट करते हैं, वेट्स को अपडेट करते हैं, और फिर दोबारा से पास लेते हैं, फॉरवर्ड पास। और ये आइटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है। आप में से किसी को इख्तलाफ हो तो बोल सकता है, कोई अच्छा, दिक्कत। आइटरेटिव प्रोसेस कब तक चलता है? उसकी कोई कन्वर्जेंस का होता है कि इतनी जब एक्यूरेसी अचीव हो जाए फिर वो स्टॉप करेगा? नहीं, देखें, ये नहीं है कि इतनी एक्यूरेसी अचीव हो जाए, सिर्फ ये है कि हमने जो अ, क्या कहते हैं कि हमने कितने ईपॉक्स बताए हुए हैं कि इतने ईपॉक्स आपने ट्राई करने हैं, ठीक है। यानी कि इतने टाइम्स आपने चलना है, हम ये बता सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते कि वो क्या पर्टिकुलर एक्यूरेसी बेंचमार्क अचीव करेगा, वो हमारा काम है डिसाइड करना। समटाइम्स ये होता है कि आपने 100 ईपॉक्स बताए हुए हैं, ठीक है, और लेट से वो 85 ईपॉक्स पर आपको एक्यूरेसी दे देता है 80%। अब आप डिसाइड ये कर, और वो चलेगा 100 तक ही, ठीक है, लेकिन आप ये डिसाइड कर देते हैं कि हाँ हमारे लिए 80% एक्यूरेसी है, वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। वही बात कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल बता देते हैं कि यार यहाँ तक अगर होगा ना तो ओके, ठीक है, हमें ओके, हमें जरूरी नहीं कि इस पॉइंट तक पहुंचे, अगर यहाँ पर भी वो मैच कर जाता है तो हमारे लिए फाइन है। तो आप क्या करते हैं, फिर आप दोबारा से कोशिश करते हैं 85
इसको बनाने की ईपॉक्स को, ठीक है, कम ईपॉक्स में ट्रेन हो जाए। लेकिन जब आप 85 करते हैं तो हो सकता है वो 85 पे इस दफा क्या करे, 70 दे दे। तो आप ये बार बार आप ट्यून करते रहते हैं ईपॉक्स को इस पॉइंट पर आने की कि जिस पॉइंट तक आपका एक्सेप्टेबल स्कोर आ जाए। अगर आपका जिस पॉइंट पर भी लेट से 87 ईपॉक्स पर आपका 80% आ जाता है दोबारा से, तो आप कहते हैं कि बस ठीक है, ये हमारा फाइनल है, तो हमारे लिए ये एक्सेप्टेबल है। सही हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज है हाँ हाँ। कि वो डिफरेंट नंबर ऑफ आइट्रेशंस करने के बाद वेट्स को सेव करता जाएगा। जी, उसे चेक पॉइंटिंग कहते हैं। अच्छा। तो वो क्या है कि वो चेक पॉइंट्स बनाता रहता है, यानी कि ईपॉक्स में आप ईपॉक में भी कर सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे जैसे जीपीटी आप ऐसा तो नहीं है उसे बार बार ईपॉक्स लेने पड़े। तो आप क्या करते हैं, आप चेक पॉइंट्स बना देते हैं, सही है, कि यार देखो इस ईपॉक तक है ना, इसको स्टोर करा दिए, अब इसके बाद की कहानी है, फिर इस ईपॉक तक इसको स्टोर करा दिए, ताकि मिसाल के तौर पे अब आप पहुंच गए लेट से 90 पर, ठीक है, और आपको जाना 100 तक था, लेकिन 90 के चेक पॉइंट पर आपकी एक्यूरेसी 80% आ गई है, जो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल को मीट करता है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे बस यार यहीं पे स्टॉप करा दो, ये मेरे पास चेक पॉइंट स्टोर हो गया है, मेरे पास यहाँ तक के वेट्स आ गए, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कंप्यूटेशन और टाइम दोनों खा रहा है। जो आगे के 10 एक्स्ट्रा स्टेप होंगे ये पॉप से हो गया, तो इसे चेक पॉइंट्स कहते हैं। किसी को कोई इख्तिलाफ तो वो बोल सकता है, सही है। हम सीख रहे हैं एक दूसरे से, सही है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, सही है। तो नहीं, यहाँ हम पर आपसे उगलवा रहे हैं। आप ऐसे नहीं बताते ना, फिर हम आपको पिंग करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ। चले, तो यहाँ पर आते हैं चूजिंग। तो हमने अभी तक ये देख लिया, पहले 3 लाइनें, फिर इसके आते हैं लेट्स एग्जामिन द लॉस फंक्शन in multitask training. Each task is assigned a loss function based on its ML category. In our case, each task is framed as a binary classification. अच्छा देखें, बाइनरी क्लासिफिकेशन इसने ऊपर भी हिंट दी हुआ है कि देखें बाइनरी क्लासिफिकेशन में क्या है, 1 एंड 0 का गेम है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 1 माने ट्रू और बाकी जगह पे फॉल्स, सही है, यानी कि इस कैटेगरी के लिए ट्रू है, बाकियों के लिए फॉल्स है। So we adopt a standard binary classification laws such as cross entropy for each task. अच्छा, आप देखें हर एक टास्क जो हमारे पास ऊपर दिया हुआ है ना, इस पे बाइनरी क्लासिफिकेशन हो रही है, सही। इसको आप इस तरह ना लें कि 0011 0, ठीक है, इसे इस तरह ना लें। इसको आप ये लें कि 0 के अंदर आप जब न्यूडिटी की क्लास में आप खड़े हुए हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है, ये बाइनरी क्लासिफिकेशन है। और इसी तरह हेट स्पीच में जब आप खड़े हुए तो 0 होगा या 1 होगा। यहाँ पे 0 इसका मतलब है कि हेट स्पीच नहीं है। फिर आप सेल्फ हार्म की क्लास में तो आप चेक करेंगे बाइनरी कि आइदर इट्स 0 और 1। तो यहाँ पे 1 इट मीन्स कि ये सेल्फ हार्म की क्लास में लाई करता है। अच्छा, इसमें एक बात पूछनी हम्म। मुझे भूल गया कि ऑडियो भी इसमें प्रोसेस कर रहा था वो। स्पीच तो तभी वो करेगा ना, क्योंकि देखिए वीडियो में तो नहीं पता चलेगा कि हेट स्पीच हो रही है। नहीं नहीं, क्यों नहीं पता चल सकता, वीडियो के अंदर भी मिसाल के तौर पे वायलेंट है, आप देखें ना मतलब ये। पॉइंट ये है कि मतलब हेट हाँ स्पीच तो हाँ किसी तक हाँ भी हो हाँ हाँ सकता है हाँ ना। हाँ 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 हाँ, वो इसमें ऑडियो का मुझे नहीं पता है, इसने ऊपर जिक्र करा है, लेकिन देखें हेड स्पीच ऑडियो से ना भी हो, हम फ्यूज फीचर्स ले रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सिर्फ ऑडियो नहीं ले रहे, हम यहाँ पे इसका कलेक्टिव, इस सब इन सब का कलेक्टिव ये फीचर वेक्टर बनेगा, ठीक ठीक है। है। इसने फ्यूज वेक्टर का है, वो उसकी बेस पर आइडेंटिफाई होगा कि वेदर इट इज हिट और नॉट, ठीक है। ठीक है। यानी कि सिर्फ एक कंपोनेंट के इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन शामिल है। लेकिन स्टिल मतलब इसमें हाँ, वीडियो का मतलब है कि ऑडियो एम्बेडेड है या ऑडियो उसमें नहीं ले रहा है। आई बिलीव कि इसने ऑडियो के ऊपर जिक्र करा हुआ है। अच्छा, मैं इसका जरा ट्रैक रख लूँ। बस मैं देखो बात नहीं, हम टी ट्रैक ना हो, बस मैं वैसे ही पूछ रहा था। आगे आगे चले। चल, वरना तो इसे नहीं ऊपर नहीं, कोई सर्च। मसला नहीं, कोई मसला नहीं यार। लेकिन नहीं, अच्छा पॉइंट है रियान भाई, ऑडियो को उसने रखा होगा, ऑडियो की प्रोसेसिंग होगी वो तभी। एंड पे देख लेंगे अगर टाइम मिला ना, या मैं अपने एंड पे देख लूंगा। डन डन हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पे हम चूजिंग द लॉस फंक्शन को है ना एग्जामिन करते हैं इन मल्टीटास्क ट्रेनिंग ईच टास्क इज असाइंड अ लॉस फंक्शन बेस्ड ऑन इट्स एमएल कैटेगरी. In our case, each task is framed as a binary classification, so we adopt a standard binary classification loss function such as cross entropy for each task. The overall loss is computing by combining task specific losses as shown in figure 5.17. यानी कि इसने कहा कि हम हर टास्क के लिए उसके हिसाब का रखते हैं. ठीक है, यहाँ पर हमें चूंकि हर टास्क के लिए सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन लगानी है तो हम क्रॉस एंट्रोपी को यूज कर रहे हैं और वो हर टास्क के लिए अलग कैलकुलेट होगी. ठीक है, आपके पास ये फ्यूज यहाँ से इनपुट शुरू है. आपके पास फ्यूज फीचर्स था, ये आपने मल्टीटास्क न्यूरल नेटवर्क को दिया, उसने हर एक क्लास के लिए पर्टिकुलरली क्रॉस एंट्रोपी को अप्लाई करा और यहाँ पे आपके पास हर एक की प्रोबेबिलिटी आ गई और इन प्रोबेबिलिटीज के बेस पर आपने फाइनल डिसीजन लिया कि वेदर इट्स 1 और 0. ठीक है, सिग्मॉइड. और फाइनल लॉस जो है उसने वो प्लस प्लस करके है ना यहाँ पर बता दिया, सबका सर सम ये कर मुझे दिया. 1-0 नहीं समझ आया, क्या उसकी थ्रेश होल्डिंग कर रहा है? हाँ हाँ, यहाँ पे थ्रेशोल्ड होना लाजमी है. ये देखें, आपने थ्रेशोल्ड आप बताएं, आपके पास होगा या फिर हाँ मेरे नसीब मेंशन होगा, तभी जाके उसने 1 और 0 को करा है. क्योंकि अगर आप समझें थ्रेशोल्ड बगैर तो ये इम्पॉसिबल है 1 और 0 डिसाइड करना. ठीक है, ठीक है. उसका रीजन ये है कि किसी के लिए 50 भी काफी और किसी के लिए 99.9 भी ना काफी. ठीक सही. है. ठीक है. सही हो गया. सही है. फिर यहाँ पर हम आते हैं डनेरियान भाई, फिर हम आते हैं अ कॉमन चैलेंज इन ट्रेनिंग मल्टी मॉडल सिस्टम्स इज ओवरफिटिंग. अच्छा जी, ओवरफिटिंग क्या होती है? क्विक रिवीजन, आप सब लोग एक्सपर्ट लोग हैं. तो ओवरफिटिंग ये होती है कि मॉडल जो है उसने रट्टा लगा लिया है, ठीक हो गया, और अब वो है ना जो उसने देखी हुई चीजें उनको तो आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है, करेक्टली. लेकिन कोई अनसीन डेटा है तो उस पर वो परफॉर्मेंस की बैठ जा रही है. ठीक है, ये इसकी सिंपल फॉर्मूला ये है कि ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी हाई होगी और टेस्टिंग एक्यूरेसी लो होगी. ठीक हो गया. तो हमारा एम क्या होता है? हमारा एम होता है कि किसी तरह हम जनरलाइज कर सकें हमारे मॉडल को, ताकि उसकी टेस्टिंग के वक्त में भी एक्यूरेसी हाई हो और ट्रेनिंग के वक्त में भी हाई हो और टेस्टिंग के वक्त में भी हाई हो. ठीक है. अच्छा, इधर पे एक बात पूछूंगा. हम्म, मॉडल्स की वेरिएंस भी तो होती है ना, वेरिएंस और हम्म, बायस. ठीक है, तो आपके माइंड में क्या है, बायस क्या होती है? अ, अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना पहले पढ़ा था कि याद नहीं है, लेकिन कोई वैसे मसला नहीं. अगर वैसे नहीं याद कोई मसला नहीं. यानी वैसे बायस बायस होता है कांस्टेंट. यानी कि अगर आप इसे ये समझे ना y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी या b हम्म. जो भी आता है, तो हम्म. ये c जो है ना ये बायस है. सही है. और जो ये x है ना ये वेरिएंस है, ये स्लोप है. सही. ठीक है. नहीं, तो बायसिंग ना बेसिकली मॉडल्स के अंदर अगर वो ट्रेन प्रॉपर ना हो ना, तो उसके लिए भी यूज किया जाता है. कोई मसला नहीं है वो बायसिंग और है ना. अच्छा, वो वाला बायस, हाँ हाँ, वो वाला बायस, सही सही. तो वो बायस होता है कि अगर वो किसी एक क्लास को है ना ज्यादा प्रेफर कर रहा हो, ठीक है, ठीक है. तो ठीक है. बायस कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर अच्छा मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक कंपनी है वो गाड़ियां बनाती है, ठीक है, और वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने के है ना तरफ जा रही है. ठीक है. अब तो अब आप नौकरी नहीं मिलेगी आपको, टेस्ला में नहीं मिलेगी. ठीक है, अच्छा मैंने अच्छा. नाम लिया, सही है. ठीक. तो नहीं जरूरी नहीं टेस्ला, गूगल की भी सेल्फ ड्राइविंग कार है, बहुत सारी कंपनी है. ठीक हो गया. ठीक है. सही. तो उसने क्या करा कि उसके मॉडल में ये अभी खराबी बायस पाया गया कि अगर उसके सामने एक ह्यूमन आ जाता है और वो शख्स जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास से ताल्लुक रखता है, तो ठीक है. वो उस पर्टिकुलर क्लास को बचाने की खातिर, ठीक है, उसको बचाना प्रेफर, दो शख्स आ जाते हैं तो उस समझ आ गया पर्टिकुलर आपकी. क्लास को कॉन्टेक्स्ट बचाएगी. समझ आ गया. ठीक है हाँ, भाई. और दूसरे को नहीं बचाएगी. मैं ठीक इसलिए है. बचता हूँ कि यार ये बड़ी खतरनाक बात है. सही हो गया. तो ये बायसिंग कहलाती है. ठीक है, कि आप किसी तरफ आपका जो स्लोप है, आप इसे किस तरह इंक्लिनेशन, किसी तरफ आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा है टुवर्ड्स वन क्लास ओवर द अदर. ठीक है. सही हो गया. जबकि जबकि मकसद होना चाहिए जनरलाइजेशन. सही. सही. ठीक है. ठीक है. और मजे की बात ये, इसमें एक पॉइंट और बस ऐड करके आगे बढ़ते हैं कि बायस विल ऑलवेज बी देयर. ठीक है, क्योंकि देखें जो डेटा सेट है ना वो ह्यूमंस बना रहे हैं. सही है. और ह्यूमंस के अंदर बाय डिफॉल्ट, आप इसे पढ़ लीजिएगा, मैंने इसे बड़ा डिटेल में पढ़ा है कि ह्यूमन नेचर, मशीन लर्निंग को है ना पढ़ने के लिए आपको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है.
तो और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यू विल लर्न मोर फ्रॉम मशीन्स देन यू विल एवर ट्रेन देम। तो आप जितना यू विल एवर टीच देम, तो आप जितना टीच उन्हें करेंगे ना, उससे ज्यादा ही आप उनसे सीखेंगे। मैंने ज्यादा सीखा है। तो आप इसमें साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि हर ह्यूमन के अंदर एक इनहेरेंट बायसनेस होती है। सही है। आप बायसनेस को सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू रिमूव बायसनेस। सही हो गया। ठीक हो। फिर हम यहाँ पर आते हैं, अ कॉमन चैलेंज इन ट्रेनिंग मल्टी मॉडल सिस्टम्स इज ओवरफिटिंग। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन द लर्निंग स्पीड वेरीज अक्रॉस डिफरेंट मोडालिटीज, वन मोडालिटी इमेज कैन डोमिनेट द लर्निंग प्रोसेस। अच्छा। अच्छा, two techniques to address the issue are gradient blending and focal loss. If you are interested in learning more about these techniques, refer to। मजे की बात यह है कि मुझे ग्रेडियंट ब्लेंडिंग और फोकल लॉस दोनों का आइडिया नहीं है। ठीक है, हम इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसे मैं। सही हो गया। ठीक है, लेकिन इसका आसान मकसद ये है कि जब आप मल्टी मॉडल सिस्टम्स के अंदर ओवरफिटिंग का बहुत चांस होता है कि कोई एक जैसे इमेज है, वो ज्यादा इम्पैक्ट कर रही हो आपकी ओवरऑल आउटपुट को, रादर देन अदर क्लासेस। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपने जनरलाइज करना हो कि हर एक, जैसे अभी रियान भाई ने ऊपर सवाल करा था कि यार अली, अगर यहाँ पर है ना वीडियो वीडियो हेट स्पीच को तो कैसे आइडेंटिफाई करेगी, ये तो इम्पॉसिबल है वीडियो के जरिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सब जनरलाइज हो, कि ऐसा ना हो कि कोई एक अ, आपके पास जो इनपुट मीडियम है वो ज्यादा प्रायोरिटी ले जाए ओवर दी अदर्स। सही है? ठीक है। फिर हम आते हैं इवेल्युएशन का। इवेल्युएशन पे क्या है? ऑफलाइन मैट्रिक्स टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल। ऑफलाइन मैट्रिक्स सच एज प्रिसीजन, अच्छा अली, रिकॉल। टाइम हो गया, फिर ये ना हो कि बीच में वो ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि अगला सेशन शुरू हो गया तो वो ड्रॉप हो जाएगा। फिर हाँ, ज्यादा यहाँ से आगे कल शुरू कर लेंगे, क्या कहते हैं? डन हो गया, डन हो गया, तो हम इवेल्युएशन पे मार्क कर लेते हैं। सही है। हाँ, तो चलें। थैंक यू मुश्तबा, आपकी तरफ से कोई पॉइंट अगर आप है तो आप प्लीज शेयर करें, आपकी एक्सपर्ट्स ओपिनियन। नहीं नहीं, बहुत अच्छा अली ने आज किया सेशन। तो इंशाल्लाह कल से इससे आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू अली, इंशाल्लाह। थैंक यू सो थैंक मच। थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू मुस्तफा भाई, अल्लाह थैंक यू हाफिज़। एवरीवन, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ट्रेंड्स। We've got a bit of a problem. Captain Ivanovich is outside. Oh, don't tell me his compatriot has escaped. Oh, no, Boris is safely on his way back to the ship. Well, then why has the captain returned? Well, he wants to defect. You see, he says, like Boris, that he's fallen heels over head in love. Oh, these foreigners are impossible. I tell him to go away. His infatuations have nothing to do with us. Well, I'm afraid this one has. You see, he says he's fallen in love with you.
Alfred, they got away. This is Gail Lewis, 10-year associate. Stand down, Batman. I'm in pursuit. I guess everything. I'm giving up that done and no more. Got the bit. I guess everything. I'm giving up that done and no more. Good night. Christmas Sides, Episode 1, The Crispiest Roast Potatoes. Christmas Sides, Episode 1, The Crispiest Roast. शुएब अख्तर क्या वो भी शरारती थे खेलने में काफी शुएब अख्तर एक करेक्टर है सब शुएब अख्तर क्या वो भी शरारती थे खेलने में काफी शुएब अख्तर एक करेक्टर है अच्छा, वो क्या मतलब? मैंने शुएब अख्तर एक आप शुरू से देखे ना वो एक ब्रांड ही समझो तो वो एक अजीब चीज है मैं मतलब बॉलिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था पेस उसकी देखे उसका रनअप देखे जो वो चीज कर रहा होता था वो अच्छी लग रही होती ऐसा करेक्टर है और अक्सर उसने कुछ बातें की हैं जो पूरी हुई हैं बाद में जैसे एक पार्टी में हम सब इकट्ठे बैठे हुए थे 5-6 लड़के तो कुछ लड़के आए ऑटोग्राफ लेने के लिए तस्वीरें उतरवाने के लिए वो शक्लैन और अफरीदी से ले रहे मैं अभी बिल्कुल नया था मैं मैच ही एक दो खेला हुआ था शोएब भी एक दो मैच खेला हुआ था मेरे को इतना जानते नहीं थे तो उन्होंने आगे ना शोएब के पास आके कहा कि ये कौन है अच्छा, हाँ शोएब के बारे में तो उसने कहा बेटा जान जाओ शुएब अख्तर क्या वो भी शरारती थे खेल? Someone hit my mirror. Can you fix it? Oh, yeah. What we got? 50 inches? 50 inches? Yeah. All right. Ooh, that's. Hear that? Hear that? Oh, these are bad too. Okay, we'll get it. Need 4 more. With this amount of damage, you know what, Monty? Let's call Bob, Leroy, Jim. Tell them it's an emergency. We're gonna be here all day. Yeah, you got boss. Thank you so much. We're gonna have this done in one day. Thank you, guys. Absolutely. All right, let's get some lunch. Great Britain is comprised of England, Ireland, Scotland, and Wales. No, What do you mean, no? no, Wales in England.
Whence in the sea? In the mysterious thickets of the swamp where hippos live, a misfortune occurred. One day, an alligator, sneaking up unnoticed, attacked a small baby hippopotamus. Despite the fierce resistance of the hippopotamus, the alligator was able to grab him. This tragic loss was a major challenge for the hippos. They, despite the grief and pain, decided not to leave the alligators unpunished. The behemoths gathered together, preparing for the inevitable confrontation. The battle was brutal, and although the hippos were able to avenge their calf, the cost was high. The cub did not survive, but its sacrifice became a symbol of the strength and determination of hippopotamus. Hello? I love you. I love you too. कौन? देखो ना, मैं इस कंपनी में कब से हूँ और मेरा एक भी प्रोडक्ट नहीं बिका। सही बताओ। क्या प्रोडक्ट है तुम्हारा?